सो सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिनर टू डायमेंशनल बॉडीज। ध्यान दो बेटा, इधर बिलाल क्लास चालू हो गई। लैमिनर बॉडीज मतलब शीट जैसी बॉडी, तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं दो तरह के मेथड बताऊंगा। एक ही प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। अगर तुम्हारे पास क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल तुम लोग जो बोल रहे थे बीच में कि सर वो मॉड्यूल में एक क्वेश्चन मौजूद है, वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना। नहीं, वो कुछ ऐसा स्क्वायर जैसा है, उसमें से लग रहा कि एक स्क्वायर का टुकड़ा गायब है, ऐसा लग रहा ना आपको, है ना। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं बेसिकली। पहला तरीका क्या है मालूम क्या, इसको हम लोग कई सारे पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, विच मेक सेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया उसको, वो लैमिना को 3 पार्ट में। तुमको ये एक स्क्वायर नजर आया, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ये समझ में आ गया तुमको बेटा? सबको इधर ध्यान दो। तो 3 स्क्वायर से अब अगर मैं तुमको तीनों या पूरे या फिर ये इस चीज़ का मैंने तुमको लेंथ दिया हुआ था, है ना, ये इसका लेंथ मैं दे चुका था, तो मैं आपसे सवाल करूंगा क्या आप तीनों स्क्वायर के एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली? बोलेंगे आप सर हाँ सर, ये ट्वाइस है तो ये स्क्वायर का एरिया, ये साइड ए रहेगा, ये भी साइड ए रहेगा, ए स्क्वायर करके इसका एरिया आ जाएगा। ये साइड ए रहेगा, ये ए रहेगा, ए स्क्वायर एरिया ये आ जाएगा। तो जी हाँ, बेशक आप तीनों स्क्वायर्स का क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप तीनों स्क्वायर्स के सेंटर को लोकेट कर सकते हैं? ये तीनों स्क्वायर, एक एक स्क्वायर को पकड़ो, इसका सेंटर कहाँ आएगा बता सकते हैं आप इसको? बोले आप बिल्कुल बता सकते हैं। देखो देखो, ये स्क्वायर का सेंटर है, ये है, तो बोले ये आएगा a/2 पे, और ये भी आएगा a/2 पे। अच्छा, ये वाले स्क्वायर का सेंटर ये है, तो इसका आएगा 3a/2 पे, और ये y एक्सिस का इसका क्या आएगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा उसका a/2। बोले ये वाला जो है इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहेगा a/2, और इसका y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 3a/2। ये काम कर सकते। करना क्या है, एक कोई भी शेप रहेगा उसको पार्ट्स में स्प्लिट करो। समझ में आया? कोई भी शेप रहेगा उसको पार्ट्स में स्प्लिट करो, विच मेक सेंस, मतलब जिसका आप इजीली एरिया और पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा पार्ट, ऐसे टुकड़े करो जिसका एरिया और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप इजीली लोकेट कर सकते हो। हर एक का एरिया निकालो, हर एक का पोजीशन वेक्टर निकालो, फिर उसके बाद एक उसको फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। बहुत आसान फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। देखो बताता हूँ मैं आपको, मेथड 1। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि फॉर अ लैमिनर बॉडी वी स्प्लिट द एरिया into different parts whose area and position vector of center of mass can be easily calculated. Then the center of mass of the entire system can be calculated as vector RCOM is equals to A1 vector R1 plus A2 vector R2 plus A3 vector R3 plus dot 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 plus AN vector Rn upon A1 plus A2 plus A3 plus dot 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 plus AN। ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पोजीशन वेक्टर हार्ड जाता है तो आप x कोऑर्डिनेट निकालिए, उसका A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डॉट 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 डॉट
प्लस ए एन एक्स एन अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, और y कोऑर्डिनेट निकालो, y COM इज इक्वल्स टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस डॉट 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 प्लस AN YN। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। ठीक है, तो आप अगर मान लो चीज़ एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वाई कोऑर्डिनेट होंगे, जेड कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं उसका। तो भाई आप एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स सी ओ एम की, वाई सी ओ एम की वैल्यू निकालो। आप ऐसा भी कर सकते या फिर डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर, मैं तो ये यूज़ करता हूँ, मेरा डायरेक्ट हो जाता है, इससे आसानी से हो जाता है। तो ये पहला मेथड था, दो मेथड्स इसमें, ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड क्या होगा, देखो दूसरा मेथड इससे पूरा हटके है। देखो कैसे, तो देखो मैं वापस इसको जैसा वो पहले ही था वैसे ही इसको मैं उसको पुरानी शक्ल में लेके आता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। ओके, ये स्क्वायर ऐसा था, कुछ ऐसा है ना। तुमको नहीं लगता ऐसा देख के ऐसा फील आ रहा कि देखो ये अगर ये टुकड़ा होता यहाँ पर लगा हुआ तो ये कंप्लीट स्क्वायर होता था, है ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पार्ट है असल में ये आपका रिमूव्ड पोर्शन है। ये क्या है, रिमूव्ड पोर्शन है, ऐसा मान के चलो। बात समझ में आ रही ना, चल चल जल्दी आ जा। तो ये जो पार्ट है ये रिमूव्ड पोर्शन है, गौर से देखिए। तो हम लोग ने देखे कि यार देखो हमको ये लग रहा है कि स्क्वायर थोड़ा सा अधूरा है, अगर वो उतना पार्ट अगर होता तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन गया होता, है ना। तो ये पार्ट असल में उसमें से निकाला गया है। आप ऐसा इमेजिन करके चलो कि आपने उसको वापस उस टुकड़े को जोड़ दिया। आप ऐसा इमेजिन करके चलो आपने वापस उस टुकड़े को जोड़ दिया और वो स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है, ये टुकड़े को तुमने जोड़े, ये स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब मैं तुमसे पूछूंगा, अब बताओ इसका एरिया क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये इसका देखो साइड ट्वाइस ए है, ये वाला साइड भी ट्वाइस ए है, तो एरिया इसका 4a स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। ये कर सकते तुम, जो टुकड़ा निकल गया है उसको जोड़ो वापस और उसका एरिया निकालो, कर सकते ना। ठीक है, अब मैं आपसे दूसरी बात कहूँगा, क्या आप इस कंप्लीट स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे बहुत आसान है, बीचों बीच आएगा इसका, तो ये सेंटर ऑफ मास रहेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी ए रहेगा, तो ए आई कैप प्लस ए जे कैप इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। ये हमारा A1 हो गया और R1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया और R1 हो गया। ये समझ में आ गया। अब आगे, अब हम फोकस करेंगे उस पार्ट को जिसको निकाला गया उसमें से। बात समझ रहे बेटा। अब हम फोकस करेंगे उस पार्ट को जो उसको रिमूव किया गया था, मतलब ये वाले पार्ट को। क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं एरिया, है ना। आप बिल्कुल एरिया निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ a है, ये भी a है, तो a स्क्वायर। क्या मैं इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये इधर आएगा, बोले कहाँ पर आएगा, ये x एक्सिस पे 3a/2 आएगा। बोले सर कैसे, अरे भाई यहाँ से यहाँ a है, यहाँ से यहाँ a/2 है, तो a प्लस a/2 कितना होता है, 3a/2। तो बोले x एक्सिस पे 3a/2 आएगा, y एक्सिस पे भी क्या आएगा, 3a/2 आएगा, हाँ या ना, है ना। तो मैं उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट भी लोकेट कर सकता हूँ। बोले अच्छी बात है, फिर आप आगे क्या। अब ये जो आपने एरिया निकाला टुकड़े का, रिमूव्ड पोर्शन का, आपने उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट किया रिमूव्ड पोर्शन का, तो इस एरिया को कहेंगे A2, इस एरिया को क्या कहेंगे A2, और इस एरिया के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को क्या कहेंगे R2। और फिर मैं स्पेशल फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा A1 वेक्टर R1 माइनस A2 वेक्टर R2 अपॉन A1 माइनस A2, माइनस साइन आएगा उसमें। ये इसके मुकाबले मुझे ज़्यादा आसान लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ और कई जगह पे यही वाला फॉर्मूला यूज़ में आता है। आई बात समझ में आपको, है ना। ये कैसे सॉल्व करना है, तो ठीक है मैं इसको लिख कर दे देता हूँ मेथड सेकंड को। और आप एरिया के जगह मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मास आपको दिया है तो आप मास का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मेथड सेकंड।
फोकस इधर पूरा, if some mass or area is removed from a rigid body, the position of सेंटर ऑफ मास, बातें मत करो बेटा, ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन is obtained from the following formula. Vector RCOM is equals to A1 vector R1 minus A2 vector R2 अपॉन A1 माइनस A2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं M1 वेक्टर R1 माइनस M2 वेक्टर R2 अपॉन M1 माइनस M2। अब देखो ये है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, आप चाहे तो उसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी कह सकते हैं, XCOM A1 X1 माइनस A2 X2 अपॉन A1 माइनस A2। और अगर आपको मास के फॉर्म में करना है उसको M1 X1 माइनस M2 X2 अपॉन M1 माइनस M2। डिपेंड्स आपको अगर मास दिया है तो YCOM A1 Y1 माइनस A2 Y2 A1 माइनस A2 M1 Y1 माइनस M2 Y2 अपॉन M1 माइनस M2। और ये फॉर्मूला तब लागू है कि जब वो XY प्लेन में है, XY प्लेन के अंदर आता है तब के लिए ये। अगर YZ प्लेन में होता तो YCOM और ZCOM निकालना पड़ेगा, और अगर XZ प्लेन में है तो XCOM और ZCOM। टिल नाउ अब इस मामले को ये आपको समझ में आना चाहिए खुद ही, है ना, आपका इतना लेवल बढ़ जाना चाहिए कि खुद समझ में आ जाए कि भैया अगर ये XY प्लेन में, इसीलिए अपन ने सिर्फ X और Y के लिखे, अगर वो YZ प्लेन में होगा तो YCOM और ZCOM, अगर वो XZ प्लेन में होगा तो XCOM एंड ZCOM। आया समझ में? लिख लीजिए बेटा। Here suffix 1 represents complete body and suffix 2 represents removed portion. तो सफिक्स 1 जो है वो कंप्लीट बॉडी रिप्रेजेंट करता है विथ रिमूव्ड पोर्शन, मतलब जो रिमूव्ड पोर्शन है उसे जोड़कर बोल रहे अपन, जो कंप्लीट बॉडी बनेगा ना, तो वो एरिया A1 बोले तो कंप्लीट बॉडी का एरिया जिसमें रिमूव पोर्शन को भी जोड़ दिया गया है एरिया। और मास M1 बोले तो पोजीशन मास हो जाएगा कंप्लीट बॉडी का, वेक्टर R1 बोले तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कंप्लीट बॉडी का। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये मेथड 1 आप सभी का लिखना हो गया होगा, है ना। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपन क्या करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। और फिर उसके बाद आगे आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको किस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना है। Find the position of center of mass
फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेक्शन एज शोन इन फिगर। वही डायग्राम जो मैंने आपको अभी फ़िलहाल जिसके बेसिस पे ये सब चीज़ समझाने की कोशिश किया मैंने, वही डायग्राम मैं लूँगा फिर से। ओके, और देखो वो बहुत जगह मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपको शायद आपको कई सारे टेस्ट पेपर्स में मिल जाएगा ये आपको ये डायग्राम। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर ये स्क्वायर होता कंप्लीट तो ऐसा होता, मगर ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक पोर्शन काट के निकाल दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स दिस पोर्शन ये काट के निकाल दिया गया है इसमें से। तो मैं क्योंकि अभी फर्स्ट मेथड को अप्रोच करने वाला हूँ जिसमें हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं ऐसे एरियाज में को के अंदर और पोजीशंस में, जिसको मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ से इस डॉटेड लाइट को ऐसा खींचूंगा नीचे, इसको इधर कंप्लीट करूँगा और इधर कंप्लीट करूँगा, तो मेरे पास 3 एरियाज़ आ रहे हैं। ओके, अब जैसे कि मैं कहूँगा कि डायग्राम में मुझे ऑलरेडी दिया रहेगा ट्वाइस ए, ओके, जिसको एरिया A1 मान के चलूँगा मैं, जिसकी वैल्यू होगी A²। इसे एरिया A2 मान के चलूँगा मैं, जिसकी अगेन वैल्यू होगी A²। इसे एरिया A3 मान के चलूँगा मैं, जिसकी वैल्यू अगेन होगी A²। ठीक है, अब A1 की वैल्यू क्या रहेगी? A²। और मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया वेक्टर R1 क्या रहेगा, वेक्टर R1 क्या रहेगा? तो मैं देखूंगा, देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है। ये पूरा ट्वाइस A है, इसका आधा A और आधा A/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट रहने वाला है A/2, यानी कि A/2 i कैप। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 3A/2 j कैप। ठीक है, अब भाई बारी A2 की, उसका भी एरिया A² है। R2 क्या रहेगा? देखो ये इसका सेंटर है, तो ये रहेगा A/2 और ये भी क्या रहेगा? A/2। तो A/2 i कैप प्लस A/2 j कैप। अब तीसरे की बात करते हैं, A² है एरिया इसका भी। इसका सेंटर देखो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है? 3A/2। एक्स एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक 3A/2 होगा ना, 3A/2 i कैप प्लस A/2 j कैप। आया समझ में? 3A/2 i कैप प्लस A/2 j कैप। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से सभी का एरिया और पोजीशन वेक्टर मैंने मार्क कर लिया। अब हमको क्या करना है? सेंटर ऑफ मास का एरिया निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है पूरे सिस्टम का। तो वेक्टर RCOM इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर R1 प्लस A2 वेक्टर R2 प्लस A3 वेक्टर R3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। सही है बेटा, समझ में आ गए फॉर्मूला? अब वैल्यूज डालते जाओ। ऊपर आएगा A² वेक्टर R1 आएगा, फिर A/2 i कैप प्लस 3A/2 j कैप। A2 वंस अगेन क्या आएगा? A² और अब वेक्टर R2 कितना है? A/2 i कैप प्लस A/2 j कैप प्लस A² 3A/2 i कैप प्लस A/2 j कैप। अब A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी A² प्लस A² प्लस A², 3A² है ना। अब आप यहाँ पर साफ समझ में आ रहा होगा आपको, सब जगह से ऊपर से A² कॉमन निकलेगा और क्या हो जाएगा? नीचे वाले A² से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अपन i कैप के सभी कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। i कैप यहाँ पर इसके साथ क्या है? A/2। i कैप उसके साथ क्या है? A/2। i कैप उसके साथ क्या है? A/3A/2। चलो ऐड करो तो A/2 प्लस A/2 प्लस 3A/2 कितना होता? A/2 प्लस A/2 प्लस 3A/2। देखो पहले तो ये A हो जाएगा,
और ये हो जाएगा थ्राइस a बाय 2, तो कितना हो जाएगा 5a बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 5a बाय 2, तो 5a बाय 2 आई कैप, और ये भी 5a बाय 2 चाहेगा, 5a बाय 2 जे कैप अपॉन 3, क्योंकि a स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है ना। अब ये चाहे तो 2 को आप नीचे ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा वो 5a बाय 6 आई कैप प्लस 5a बाय 6 जे कैप। तो वेक्टर RCOM इज इक्वल्स टू 5a बाय 6 आई कैप प्लस 5a बाय 6 जे कैप। तो देखो ये आपने सॉल्व किया यूजिंग मेथड 1, जिसमें आप एरिया में स्प्लिट करते हैं उसको, और हर एक एरिया का हर एक मतलब एलिमेंट्री एरियाज की वैल्यू कैलकुलेट करके और उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेकर कैलकुलेट करते हैं। अब यही प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे यूजिंग मेथड सेकंड। सेम प्रॉब्लम अब मेथड सेकंड से सॉल्व करना है आपको। सेम प्रॉब्लम मेथड सेकंड। अब मेथड सेकंड के लिए मैं इस डायग्राम को कुछ अलग नजरिए से देखूंगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो भी वो बात कर रहा है वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्लास के बाद बात कर लो, बेहतर होगा। तो आपका असल जो है डायग्राम ऐसा है ना, जिसका ये लेंथ आपको ट्वाइस ए दिया है और ये भी आपको ट्वाइस ए दिया हुआ है। अब करना क्या है, इसको कंप्लीट ऐसे शेप में मतलब टुकड़ा जो लग रहा है यहाँ से निकला हुआ है करके उसको लगा दो पहले। तो मान लो कि ये टुकड़ा मैंने यहाँ लगा दिया, तो पूरा टुकड़ा लगाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा एरिया कितना आएगा। आप कहेंगे सर वो आएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि पूरा टुकड़ा लगाने के बाद देखो तुमको नहीं लगता ये स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो मैंने ये आपका ये वाला पार्ट इसमें लगा दिया। अब ये देखो पूरा का पूरा स्क्वायर यहाँ पर बन गया, और पूरे स्क्वायर का एरिया 4a स्क्वायर। अच्छा ठीक है, पूरे स्क्वायर का अगर मैं तुमसे पोजीशन वेक्टर पूछूँ तो ए आई कैप प्लस ए जे कैप, है ना। ये आएगा एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे ए, ठीक। अब अगर मैं बात करूं उस टुकड़े की जिसे निकाला गया, उस टुकड़े की जो से निकाला गया, जैसे ये वाला पार्ट निकाला गया था ना वो, तो इसका एरिया क्या आएगा, ओनली ए स्क्वायर, क्योंकि अगर ये ट्वाइस ए है तो जाहिर बात है ये कितना होगा ए, और ये भी कितना होगा ए, आधा। समझ में आ रहा है ये सभी को। अगर ये पूरा का पूरा ट्वाइस ए है, ये इसका आधा ही है ना ए, यहाँ से आया तो ट्वाइस ए, तो ये भी क्या आएगा ए। तो अब इसका एरिया अगर आप लेने जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, जस्ट ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर मैं आपसे पूछूंगा इसका पोजीशन वेक्टर किधर आएगा फिर। वेरी गुड, 3a बाय 2 आई कैप प्लस 3a बाय 2 जे कैप, है ना। अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालूं मैं तो एक्स एक्सिस पे 3a बाय 2 और सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी 3a बाय 2। अब उसके बाद मैं लिखूंगा देयरफॉर वेक्टर RCOM इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर r1 माइनस a2 वेक्टर r2 अपॉन a1 माइनस a2। ओके चलो ठीक है, मान लिया a1 वेक्टर r1 माइनस a2 वेक्टर r2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 कितना बेटा 4a स्क्वायर, वेक्टर r1 कितना है a आई कैप प्लस a जे कैप, माइनस a2 कितना है बेटा a स्क्वायर 3a बाय 2 आई कैप प्लस 3a बाय 2 जे कैप अपॉन 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
जो कि क्या हो जाएगा आपका कुल मिला के 3a²। हाँ, वंस अगेन a² क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4ai प्लस 4ai प्लस 4aj माइनस 3a/2i, ये माइनस साइन ब्रैकेट खोलते से ये भी माइनस हो जाएगा, 3a/2j अपॉन 3। ठीक है बेटा, अब करो कैलकुलेशन। ये 4 एक देखो यहाँ सब्ट्रैक्शन होने वाला है, ना कि एडिशन। पिछली बार एडिशन हुआ था, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। आई कैप का ये कोएफिशिएंट और आई कैप का ये कोएफिशिएंट दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये है कि भाई 4a माइनस 3a/2 कितना आता है ना, 2 4 = 8, 8 माइनस 3 5, यानी कुल मिला के हो जाएगा 5a/2। तो ये हो जाएगा 5a/2 आई कैप। सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा 5a/2 जे कैप अपॉन 3, जो कि कैलकुलेशन करने पे 5a/6 आई कैप प्लस 5a/6 जे कैप। आया समझ में? अब देखो वही आंसर आया ना। अब वो दो तरीके, अब मुझे ये पर्सनली ज़्यादा फेवरेट लगता है क्योंकि ये कंपैरेटिवली है ना थोड़ा सा आसान है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो ये दो मेथड है। हाँ, मगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं जिसमें आप वो मेथड नहीं लगा पाते। जैसे अगला ही आप एग्जांपल देखने वाले हैं जो आप वो मेथड से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिखो, फास्ट लिखो, कंप्लीट करो। तो अगले इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि एक आपको सर्कुलर लैमिनर नज़र आ रहा है और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, है ना। हो सकता है कि इसमें वो आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाकर दे दे, पॉसिबिलिटी है। 100% बना के देगा ये ज़रूरी नहीं है। बना के दिया तो अच्छी बात है, नहीं बना के दिया तो अपने को बनाना पड़ेगा। और अपने को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करना है इसका सेंटर ऑफ मास। देखो, एक सिंपल लॉजिकल बात है, ध्यान दो बेटा सब लोग। ऊपर से और नीचे से ये सिस्टम कैसा है, सेम है। जितना एरिया जिस शेप में ऊपर है उतना एरिया उसी शेप में नीचे है, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर और नीचे तो नहीं जाएगा। जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही होगा, है ना। क्योंकि अगर मैं वाई एक्सिस के इसके आर पार ऐसा देखूं, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे देखा मैंने तो मुझे एरिया सेम नज़र आया, शेप भी सेम नज़र आया। मगर वाई एक्सिस के आगे पीछे देखो तो आप राइट और लेफ्ट में तुमको एरिया सेम नज़र आ रहा क्या? नहीं, है ना। इसमें नज़र आ रहा कि भैया इसमें एक छेद है, यहाँ ऐसा कोई छेद नहीं है। अब ऐसा कैसा? अब तुम सोच रहे होंगे सर इसको मेथड वन से नहीं सॉल्व कर सकते सर, कितने टुकड़े देंगे इसके? तुम अगर सोच रहे होंगे सर 4 टुकड़े दे दो, तो कोई ना कोई थोड़ा सा गैप बच ही जाता है, वो कंप्लीट एरिया कवर नहीं कर पाएगा। तो इसको प्रॉब्लम को तुम मेथड 1 से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तुमको मेथड 2 ही यूज़ करना पड़ेगा। समझ गया? अब बोले मेथड 1 तो नहीं यूज़ हो रहा, तो अब मेथड 2 कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं पूछूंगा कंप्लीट एरिया कितना होगा। कंप्लीट एरिया है ना, अब ये सर्कुलर प्लेट है तो इसका πa² आएगा। वेरी गुड, πa² ये रहेगा कंप्लीट एरिया। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये कंप्लीट एरिया πa² रहेगा। दूसरा, अब मैं बोलूँगा कंप्लीट एरिया का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, है ना। वो रहेगा x कोऑर्डिनेट, या फिर अब चलो ठीक है पूरा दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लो, x, y क्या रहेगा 0, 0, है ना। कंप्लीट सर्कल का सेंटर ये है ना। अगर मैंने ये टुकड़ा जोड़ दिया मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, मान लो कि ये वाला टुकड़ा मैंने इसको जोड़ दिया, अब ये पूरा सर्कल बन गया। अब इसका सेंटर किधर आएगा, तो बोले यहाँ, ये तो पूरा डिस्क बन गया ना। अब ये टुकड़ा जोड़ने के बाद तो अब इसका कहाँ आएगा, तो बोले यहाँ पर आएगा, तो 0, 0। अच्छा, वो जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका एरिया कितना है, बोलो कितना आएगा? करेक्ट, πa²/4। बोले ऐसा कैसा? अरे भाई देखो मालूम है कि ये इतना पार्ट ए है, इसका सेंटर ओ यहाँ पर आएगा, ओ डैश बोलना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा फिर a/2। तुझे नहीं लगता इसका रेडियस a/2 होगा? अरे भाई ये पूरे डिस्क का एरिया रेडियस कितना था? a था, है ना। इसमें से ऐसा छेद किया हुआ है और आपको साफ समझ में आ रहा
कि जो टुकड़ा है, जो छेद करके निकाला गया डिस्क है, इस डिस्क का डायमीटर पुराने वाले डिस्क का क्या है, रेडियस है। देखना ये डायमीटर नहीं है कि इसका, उसको भूल जाइए, यहाँ से यहाँ तक लाइन ये छोटे वाले डिस्क का डायमीटर नहीं है क्या, ये है ना। अगर ये वाला लाइन ये वाले डिस्क का, कौन सी वाली डिस्क का बेटा, ये वाली डिस्क का अगर डायमीटर है तो वो कितना है, बोले ए, है ना। और अगर ये पूरी लाइन इसकी डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, a/2। हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई a²/4। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x2, y2 क्या रहेगा। तो भाई आप बोलेंगे सर ये तो x एक्सिस पे a/2 पे आया हुआ है ना, a/2, और y एक्सिस वाला वैल्यू तो अभी भी क्या उसका 0 ही है। तो देखो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है कि y की तो वैल्यू 0 आने वाली लगातार। अब अपने को सिर्फ XCOM निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 कितना बेटा, पाई a², x1 कितना बेटा 0, माइनस 0 ही है ना, हाँ 0 ही है। और a2 कितना बेटा, पाई a²/4, और x2 कितना है बेटा, x2 इज a/2 अपॉन, फिर उसके बाद पाई a² माइनस पाई a²/4। अब देखो बेटा पार्ट साफ समझ में आ रहा है कि ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये तो कट के पूरा क्या हो गया 0, बचा ये। तो मैं बोलूँगा देखो भाई ये क्या बचेगा फिर, XCOM इज इक्वल्स टू माइनस पाई a³ अपॉन 8, माइनस पाई a³ अपॉन 8। अब इसको करो तो मल्टीप्लाई, 4 पाई a² माइनस पाई a² यानी कि 3 पाई a² अपॉन 4, है ना। अब देखो ये 4 1 जा और ये 4 2 जा, ये a² जाएगा पूरा का पूरा, इसमें से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा सिर्फ, तो बचेगा क्या फिर माइनस, और पाई भी गया, माइनस a अपॉन 2, ये मतलब यानी कि 6, ये 2 नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो माइनस a/6, ये XCOM आ गया। यानी अब इसका अगर कोऑर्डिनेट बोलूँ मैं XCOM, YCOM, तो ये कितना आ रहा है बेटा, माइनस a/6, 0, या वेक्टर RCOM करके आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो माइनस a/6 i कैप, माइनस a/6 i कैप। आया समझ में। बातें मत करो बेटा, अब हमको लेना है सेंटर ऑफ मास सम कंपोजिट बॉडीज का। टू प्लेट्स of the same material and thickness are joined
as shown in figure, as shown in figure. First up, one plate is circular and another is square in shape. Full stop. The diameter of circular plate is equal to square plane. Locate center of mass from the edge of square from the open edge of square plate, from the open edge of square plate. देखो इस मामले में ये मैटर बहुत करता है कि तुमको जो सेंटर ऑफ मास पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है। जो सेंटर ऑफ मास पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है यार, छोड़। ये डी, ये भी डी, डायमीटर इसका। अगर क्वेश्चन को तुमने गौर से पढ़ा होगा, आपको सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है फ्रॉम द ओपन एज ऑफ द स्क्वायर प्लेट। मतलब यहां से कितना दूर पे आएगा सेंटर ऑफ मास, वो लोकेट करना है। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि इसका स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास और सर्कल का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो सेम लाइन में आएगा। ये लॉजिकली अपन जानते हैं कि इसका सेंटर सेम लाइन में आने वाला है। अब क्योंकि मुझे यहां से पूछा गया है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन मान के यहां से एक एक्स एक्सिस बनाऊंगा और यहां से एक वाई एक्सिस बनाऊंगा। मैं यहां से एक वाई एक्सिस बनाऊंगा। आई बात समझ में? तो मैंने एक्स एक्सिस बनाया और वाई एक्सिस बना लिया इस तरह से। अब मैं ये दो एज अ डिफरेंट बॉडी कंसिडर करूंगा। मैं बोलूंगा इसको बॉडी फर्स्ट, इसको कहूंगा बॉडी सेकंड। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, बॉडी फर्स्ट का एरिया क्या रहेगा? आप कहेंगे सर वो डी स्क्वायर रहेगा, है ना। बॉडी सेकंड का एरिया क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर वो पाई डी स्क्वायर बाय 4 रहेगा। अरे कैसे? अरे डायमीटर डी है तो रेडियस कितना हुआ उसका? d/2 हुआ ना, तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4। और क्योंकि आपका ओरिजिन आपने इसको पकड़ के चला है, तो अगर मैं इसे लोकेट करूं, देखो एक सिंपल सी बात, लॉजिकल बात है। एक्स एक्सिस उसको इक्वल दो हिस्सों में बांट रहा है, जितना ऊपर है ये शेप उतना ही नीचे है। तो भाई अगेन ये बात समझ में आती है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। फिर भी अगर मैं लिखूं इसका लोकेशन, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो x1, y1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? तो इसका x1 क्या रहेगा? d/2
और y1 क्या रहेगा 0। x2 कॉमा y2 ये कितना रहेगा बेटा, ये पूरा d प्लस d/2 यानी कि क्या हो जाएगा 3/2 कॉमा 0। ओके, अब अगर वेक्टर RCUM करूंगा तो कितना होगा, देखो y तो क्या है 0 ही है ना, तो वेक्टर छोड़ो x ही ले लो, क्या रहेगा a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, है ना। आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ओके, मैं इसको एरिया को इस तरह से मल्टीप्लाई इस वजह से कर पाया एरिया को लेकर, क्योंकि इसके थिकनेस सेम है ना। अगर थिकनेस अलग अलग होता तो शायद मुझे कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता था, बट प्रॉब्लली तुमको सेम ही चाहने वाला। जेई वालों को ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आ सकती है, मास को लेके सॉल्व करना पड़ सकता है, आएगी सिचुएशन, बताऊंगा तुमको मैं। तो a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, ये मेरा XUM का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो अब देखो a1 x1 कितना आ रहा है, फिर a1 कितना आ रहा है बेटा, a1 इज हाउ मच d² है ना, और x1 कितना है d/2, a2 कितना है बेटा अगेन πd²/4, और x2 कितना है बेटा 3d/2, और ये a1 प्लस a2 करेंगे तो d² प्लस πd²/4। अब इसमें क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये d² को कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो तुम, d² सब जगह यहाँ पे, तो बचेगा क्या d/2 प्लस, और ये हो जाएगा d² कट गया 3πd अपॉन 8 1 प्लस π/4, 1 प्लस π/4। ठीक है, d² तो कट गया ना बेटा, यहाँ से d² कॉमन निकला, कट गया। अब इसको और अगर आगे सॉल्व करना रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 8d प्लस 6πd अपॉन 16 और 4 प्लस π अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 जा। ओके, और दैट इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ से 2 को भी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 2 कॉमन निकालूंगा तो मैं, ये हो जाएगा आपका 4d प्लस 3πd डिवाइडेड बाय 4 प्लस π। अब 2 1 जा 2 2 जा, फिर वो 2 जाएगा नीचे, 4d प्लस 3πd अपॉन 8 प्लस 2π अपॉन 8 प्लस 2π, इस तरह से आएगा। आगे और सॉल्व कर सकते हैं पाई की वैल्यू डाल के, पाई की वैल्यू 3.14 डाल के, ये सब उसको, और क्या हो गया, माइनस क्यों आएगा, a1 माइनस a2 कब आता, जब बड़े टुकड़े में से छोटा टुकड़ा आपको निकालते। हाँ हाँ, पहला मेथड है ये, इसमें निकाला था मैंने कुछ शेप, रिमूव पोर्शन, a2 क्या रहता है रिमूव पोर्शन, कौन सा रिमूव पोर्शन बताओ तो यहाँ पे, वो तो साफ देखकर ही पता चल रहा ना आपको। मुझे एक बात बताओ, ये शेप देखो, तुमको ऐसा लग रहा कि इसमें से कुछ निकाला गया जैसा, बाद में अगर होता तो रेगुलर होता, जैसा होता तो कंप्लीट स्क्वायर होता, अगर ये टुकड़ा नहीं निकाला होता तो कंप्लीट स्क्वायर होता, अगर ये टुकड़ा नहीं निकाला होता ये कंप्लीट सर्कल होता, ऐसा कहीं लग रहा कि कहीं। इसमें देखो यहाँ पर तुमको मालूम है ये छेद नजर आया था, यहाँ पे तुमको ये छेद था ना पहले, तुमको देखकर ये अधूरा लग रहा था कि भाई ये अगर ये पूरा होता तो ये क्या होता, अगर ये टुकड़ा होता तो क्या होता, सर्कल होता, है ना। वो स्क्वायर वाला भी था, तुमको लग रहा था यहाँ भाई ये होता तो पूरा स्क्वायर होता, तो इसमें समझ में आ रहा है कि एक पोर्शन निकाला हुआ है। अब इसको देखो ना, इसमें कौन सा पोर्शन निकाला हुआ है, नहीं है, इसमें दो रेगुलर शेप को जोड़ा हुआ है, दो रेगुलर शेप को, तुमको कंफ्यूजन दो की वजह से हुआ क्योंकि दो बॉडीज है ना। अगर तीन बॉडीज ले लेता तो शायद नहीं होता तुमको क्योंकि तुमको दो टर्म्स के लिए माइनस देखने की आदत पड़ गई थी,
है ना, तो ये 2 बॉडीज है, समझे ना, तो ये एडिशन ही होगा। आगे समझ में आता के, लिख लो। Two uniform discs made of same material and thickness of radii R and 2R are joined as shown. Are joined as shown. Locate center of mass from the open edge of smaller disk. Locate the center of mass from the open edge of smaller disk. तो भैया ये इस तरह से 2 डिस्क आपको दिए गए हैं, इनके सेंटर ऑफ मास को आपको लोकेट करना है। अब कहाँ से लोकेट करना है, यहाँ से लोकेट करना है कि यहाँ से लोकेट करना है? ओपन एज से बोला उसने। अगर उसने बोला होता लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर डिस्क, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर डिस्क, तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ बनाता और फिर पहले वाले डिस्क का पोजीशन वेक्टर 0,0 आता। मगर यहाँ से पूछा है तो मैं यहाँ से ही लूँगा, तो मैं ये लूँगा, देखो एक्स एक्सिस आपका ऐसा जाएगा सीधा और यहाँ से जाएगा ये आपका वाई एक्सिस। चलिए अगर हम देखेंगे एरिया की बात करेंगे, ये फर्स्ट बॉडी है, इसका एरिया पाई r², सेकंड बॉडी का एरिया पाई ट्वाइस r का स्क्वायर यानी कि 4 पाई r²। और यहाँ से ये कितना होगा बेटा, r,0 है ना, यहाँ से यहाँ तक r है ना, y एक्सिस की वैल्यू 0 है। और देखो यहाँ से नहीं, रेडियस r और ट्वाइस r है ना, तो ये r/2 होगा, माई मिस्टेक, ये r/2 होगा क्योंकि पूरा एक मिनट को 2 यूनिफॉर्म डिस्क मेड ऑफ सेम मटेरियल थिकनेस रेडियस नहीं बराबर तो था ये r, ये r,0। अच्छा फिर ये कितना हो जाएगा 4r,0। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे तो कहाँ पर आ रहा है 4r,0 है कि, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फिर ट्वाइस r हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस r हो जाएगा, तो 4r,0 आई बार समझ में। ओके तो अब देखो आगे फिर वही मेथड, नहीं खोलना नहीं। पहली बात लेट, दूसरी बात चाहे तुम कितना भी जल्दी भी हो, अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो ऐसा ठोकना नहीं, इधर से आना।
साथ न्यू एडमिशन है? नहीं तू बैठ, ऐसा कुछ नहीं, अब खत्म होने, आप क्या बोलूँ, कहानी खत्म होने आ रही। हाँ, दरवाजा ठोकना नहीं, उधर से आके घूम के इधर आना पूरा। चलो इधर ध्यान दो, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। अच्छा चलो बात करते हैं वैल्यूज डाल के। a1 कितना है बेटा? पाई आर स्क्वायर। अच्छा x1 कितना है बेटा? x1 इज जस्ट ये लोकेशन r आ रही है। a2 कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। x2 कितना है बेटा? 4r। अब ये कौन होशियार? अब a1 प्लस a2 यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में कॉमन जो चीज है वो है पाई आर स्क्वायर, मैं उसे कॉमन बाहर निकाल लूंगा। पाई आर स्क्वायर को मैंने निकाला कॉमन, बचा क्या यहां पर? बल्कि आर भी निकल जाता बाहर, आर क्यूब निकल जाता बाहर, तो यहां बचेगा क्या? 1 प्लस 8। क्या बचेगा? ये 4 नहीं 16, सॉरी 16 बचेगा। 1 प्लस 16 अपॉन यहां क्या आ जाएगा बेटा? 5 पाई आर स्क्वायर। अब पाई कटा पाई कटा, पूरा आर स्क्वायर जाएगा, ये 2 लेके जाएगा, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 17 आर डिवाइडेड बाय 5, है ना, जिसको 0.2 यानी कि 3.4 टाइम्स ऑफ आर भी आप कह सकते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास सिस्टम का क्या आएगा? 3.4 टाइम्स ऑफ आर पे आएगा। आई बात समझ में आपको? तो दिस इज इट, ये हो गया हमारा लैमिनर बॉडीज का। अब यहां पर पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा, सेंटर ऑफ मास, है ना। कल हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो कल शायद प्रोबेबली मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, और रोटेशनल मोशन वाला पार्ट जो है आगे चालू होगा।